हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में मैक्रो हम पढ़ रहे थे और मैक्रो की जो हमारी पुस्तक है उसका छठा चैप्टर है हमारा मुद्रा का अर्थ, कार्य एवं पूर्व। इस चैप्टर की हम पहले 2 वीडियोस और पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा कि मुद्रा क्या होती है और जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी मुद्रा की उसके बारे में हमने पढ़ा। वस्तु विनिमय प्रणाली के में क्या क्या कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अपनी आज की वीडियो में हम मुद्रा की परिभाषा के बारे में पढ़े। मुद्रा कहते किसे हैं? तो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि मुद्रा की उत्पत्ति से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन किया जाता था, लेकिन वस्तुओं के बदले वस्तुओं के लेन देन में बहुत सारी समस्याओं और असुविधाओं का सामना करना पड़ा, जिस वजह से फिर मुद्रा हमारे बीच आई। तो इस मुद्रा की क्या परिभाषा, किसे कहेंगे हम मुद्रा? तो मुद्रा वो कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी वस्तु। इसके अंदर लिखा है कि मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है, जरूरी नहीं हो कागज के नोट ही हो, अन्य कोई वस्तु भी हो सकती है। लेकिन कौन सी वस्तु होगी जो ये सभी काम करती है? कौन कौन से काम? विनिमय के माध्यम का काम, मूल्य के संचय का काम, मूल्य के मापक और स्थगित भुगतानों का माप। विनिमय का माध्यम, विनिमय यानी कि लेन देन। तो मुद्रा वो कोई भी वस्तु हो सकती है जो लेन देन के काम आती है। हम मुद्रा से क्या करते हैं? हम पैसों से सामान लेते हैं, देते हैं, खरीदते हैं। तो वो कोई भी वस्तु जो लेन देन का माध्यम हो, लेन देन का काम कर सकती हो, वो मुद्रा कहलाती है। इसके अलावा जो मूल्य का संचय कर सकते हैं, मूल्य यानी कि वस्तुओं की कीमत, तो कीमतों के रूप में हम उसे संचय कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे रुपये के रूप में हम पूरे अनाज को बेचकर उसे थोड़े रुपयों में हम उसे स्टोर कर सकते हैं। हम अनाज को रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोई भी वस्तु, चाहे वो पशु हो, चाहे वो अनाज हो, या वो कितनी भी बड़ी कितनी भी छोटी वस्तु क्यों न हो, हम उस वस्तु के मूल्य को संचय कर सकते हैं मुद्रा के रूप में आसानी से। अगला काम क्या है? मूल्य के मापक का काम। मूल्य का मापक यानी कि कोई भी वस्तु, चाहे वो घोड़े हो, चाहे वो कुछ भी अनाज हो, चाहे वो कुछ भी हो, कपड़ा हो या फिर लिक्विड चीज हो, हम हर एक वस्तु के मूल्य को माप सकते हैं मुद्रा की। तो मूल्य का मापक का अर्थ क्या हुआ कि चाहे वो लिक्विड चीज हो, चाहे वो ठोस वस्तु हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो सजीव निर्जीव कुछ भी हो, हम मूल्य को माप सकें, उस वस्तु के मूल्य को हम माप सकें। तो वो कोई भी वस्तु जिसके अंदर हम उसके मूल्य को माप सकें। इसके अलावा स्थगित भुगतानों का मान, यानी कि जो भविष्य में कोई वस्तु है जिसका हमें पेमेंट करनी है भविष्य में, तो उसे भी हम मेजर कर सकें, तो वो कोई भी वस्तु क्या कहलाएगी? मुद्रा। तो ये एक तरह से मुद्रा के कार्य है। ये एक तरह से क्या है? मुद्रा के कार्य है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का मापक और स्थगित भुगतानों का माप। तो जो मुद्रा के ये कार्य कर सकती है वो कोई भी वस्तु मुद्रा कहला सकती है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मुद्रा वो कोई भी वस्तु हो सकती है जो मुद्रा के कार्य करती है। और मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं? विनिमय के लेन देन का काम, मूल्य के संचय का काम, मूल्य के मापक का काम और स्थगित भुगतानों का माप। तो इसके अलावा आगे हम पढ़ें मुद्रा की परिभाषा, तो इसे कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे मुद्रा की वैधानिक परिभाषा और कार्यात्मक परिभाषा। वैधानिक यानी कि कानूनी तौर पर। तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा कौन सी होगी? वो कोई भी वस्तु जो कानूनी तौर पर, कानून के द्वारा, कानूनी तौर पर जिसे लागू किया गया है या कानूनी तौर पर जिसे सब स्वीकार करते हैं। तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा क्या होगी कि कानून के तौर पर जिसे लागू किया गया है या जिसके पीछे क्या होती है? सरकार होती है। तो हम इसे आदेश मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेश मुद्रा। कौन सी मुद्रा होगी? वो मुद्रा जिसके पीछे सरकार का आदेश हो। सरकार यानी कि जिसे कोई भी लेने से देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार के आदेश है। जैसे हम जो रुपया होता है, कोई भी वस्तु जिसे हम खरीदते बेचते हैं, तो उन रुपयों के अंदर ही उनका लेन देन होगा। तो क्योंकि जो रुपया है वो भारत की कानूनी वैधानिक वैध है भारत के अंदर, तो उसे हम क्या करेंगे? आदेश मुद्रा हम कह सकते हैं। तो वैधानिक परिभाषा क्या होती है मुद्रा की? जिसे कानूनी तौर पर लागू किया जाता है या जो सरकार के द्वारा कानूनी तौर पर लागू की गई
होती है उसे हम क्या कहेंगे, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा। तो भारत में जो रुपया है उसके पीछे सरकार के आदेश है, इसलिए हम इसे आदेश मुद्रा भी कह सकते हैं। तो जो वैधानिक परिभाषा है क्या वही हमारी क्या है, आदेश मुद्रा भी है। तो भारत के अंदर जो रुपया है, जो सिक्के हैं, जो करेंसी नोट है, वो सब क्या है, आदेश मुद्रा है। तो यहाँ पर हमारा एक पेपर का एक और क्वेश्चन बनता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है आदेश मुद्रा किसे कहते हैं। तो वो मुद्रा जिसके पीछे सरकार का आदेश होता है, जिसके लागू होने के पीछे या जिसके चलन के पीछे सरकार के आदेश होते हैं, उसे हम आदेश मुद्रा कहते हैं। जैसे भारत के अंदर रुपया, तो वैधानिक परिभाषा के अंदर हम कानून को जोड़ेंगे, सरकार को जोड़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरी परिभाषा है हमारी, ये हमारी पहली परिभाषा वैधानिक और ये दूसरी कार्यात्मक परिभाषा। कार्यात्मक परिभाषा क्या होगी, यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा कि वो कोई भी वस्तु जो मुद्रा के काम करती है, वो कोई भी वस्तु जो क्या करे, मुद्रा के कार्य या कामों को करे, जो मुद्रा के काम करने के काम है, उन कामों को जो भी वस्तु काम करेगी, जो भी वस्तु उन कार्यों को पूरा करेगी, तो वो मुद्रा की कार्यात्मक। तो मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा यही है कि वो कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम का काम करे, मूल्य के संचय का काम करे, मूल्य के मापक का काम करे और स्थगित भुगतानों का मान जिसके अंदर किया जा सके, वो क्या कहलाएगी, मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा। तो ये एक तरह से मुद्रा के कार्य है, क्योंकि मुद्रा कोई भी वस्तु जो इन कार्यों को कर देगी वो मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा के अंतर्गत आएगी। तो ये तो हुई मुद्रा की वैधानिक और कार्यात्मक परिभाषा। इसके अलावा एक परिभाषा और आती है जिसे कहते हैं हम संकुचित और विस्तृत परिभाषा। एक संकुचित परिभाषा और दूसरी विस्तृत परिभाषा। तो जो संकुचित परिभाषा है वो मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा होगी। तो जो मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा है वो एक तरह से मुद्रा की संकुचित परिभाषा। संकुचित यानी कि जो लिमिट है इसके अंदर हम किसे गिनेंगे, इसके अंदर हम मुद्रा के अंदर आएगी C प्लस DG। इस तरह से C का मतलब करेंसी और D यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स। तो इसके अंदर जो हमारे कागज के नोट हैं, जो सिक्के हैं और इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट्स जो हमारे होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जो कैश में जिसको चेंज किया जा सकता है। तो मुद्रा की संकुचित परिभाषाओं में केवल उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं को शामिल किया जाता है जिसे हम बहुत शीघ्र ही कैश के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो हमारे कागज के नोट होते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो तो हमारे कैश में ही होते हैं। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट के अंदर हमारे चेक्स वगैरह आते हैं। जो चेक होते हैं उन बहुत थोड़े टाइम के अंदर हम इन चेक्स को कैश में चेंज कर सकते हैं। तो जो मुद्रा की संकुचित परिभाषा का अर्थ क्या है कि इसके अंदर बस जो हमारी करेंसी है, जो हमारे सिक्के हैं और जो डिमांड डिपॉजिट या चेक्स वगैरह है, यानी कि वही हम उन्हीं की गिनती हम मुद्रा के अंदर करते हैं। तो संकुचित परिभाषा के अंदर हम केवल इन्हीं को शामिल करेंगे। C का मतलब मैंने आपको बता दिया है करेंसी, D यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी के अंदर हमारे कागज के नोट, सिक्के, ये चीजें आएंगी और डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर हमारे चेक वगैरह आएंगे। तो ये चेक वगैरह को भी और कागज के सिक्के तो पहले ही कैश में होते हैं, तो इन्हें भी हम बहुत जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए क्या कहलाई हमारी मुद्रा की संकुचित परिभाषा। लेकिन जो मुद्रा की विस्तृत परिभाषा होती है, इसके अंदर क्या होता है, C प्लस DD ये तो होते ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मुद्रा की परिभाषा होगी C प्लस DD प्लस TD, और इसके अलावा जो हमारे डाकखाने के डिपॉजिट्स वगैरह होती हैं, TD यानी कि टाइम डिपॉजिट। हम इसे सावधि जमा भी कह सकते हैं या हम इसे सावधि जमा या समय जमा भी कह सकते हैं। समय जमा और सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट, जिसके अंदर हमारी FDs वगैरह होती हैं। तो आप सभी को पता है जो FD होती हैं वो फिक्स टाइम के लिए होती हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो ये जो FD होती है इन्हें कैश में कन्वर्ट करने में कुछ टाइम लगता है। तो जो हमारी संकुचित परिभाषा थी उसके अंदर तो जो हमारी कैश में कन्वर्ट नकद मुद्रा के रूप में थी केवल वही हमारी मुद्राएं थी। लेकिन विस्तृत मुद्रा के अंदर जिसे हम कुछ समय के बाद, थोड़ा समय लगेगा कैश में बदलने के में, तो उन्हें भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो जो टाइम डिपॉजिट है, जो FD वगैरह है, इनको अगर हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे हम बहुत जल्दी नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ समय लगेगा। इसीलिए हम इसे विस्तृत परिभाषा कहते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे M बराबर है C प्लस DD प्लस TD।
करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स। तो ये जो टाइम डिपॉजिट्स है इन्हें हम क्या कह सकते हैं, हम इन्हें निकट मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें, निकट मुद्रा। तो ये मुद्रा नहीं है, इसे हम निकट मुद्रा कहते हैं। अकेली मुद्रा हमने नहीं कहा, हमने इसे निकट क्यों कहा, क्योंकि इसे मुद्रा में चेंज करने में हमें कुछ समय लगेगा। तो ये मुद्रा नहीं है लेकिन निकट मुद्रा है, कुछ समय के बाद हम इसे मुद्रा में बदल सकते हैं। तो ये भी हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, निकट मुद्रा किसे कहते हैं। तो वो मुद्रा जो कैश में नहीं है लेकिन कुछ समय के बाद हम उसे कैश में चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारी निकट मुद्रा कहलाएगी। और ये निकट मुद्रा विस्तृत मुद्रा के अंदर आती है, संकुचित मुद्रा के अंदर ये नहीं आती। तो हमने देखा आदेश मुद्रा, निकट मुद्रा, इसके अलावा एक शब्द और आता है, कई बार पूछा जाता है, न्यास मुद्रा किसे कहते हैं, न्यास। तो जो न्यास मुद्रा होती है इसकी परिभाषा क्या होगी, वो मुद्रा, न्यास मुद्रा कौन सी मुद्रा होगी, वो मुद्रा जिसके अंदर जो प्राप्तकर्ता होता है और जो अदाकर्ता होता है, दो बंदे होते हैं हमारे, एक प्राप्तकर्ता और एक अदाकर्ता, यानी कि एक लेने वाला और एक देने वाला। जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के विश्वास के ऊपर आधारित, तो वो मुद्रा जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता यानी कि एक लेने वाला और एक देने वाला, उन दोनों के विश्वास के ऊपर निर्भर करती है। तो ऐसी कौन सी मुद्रा होती है, आप देखोगे ऐसी भी मुद्रा होती है। कौन सी होती है ऐसी मुद्रा, जो यहाँ पर मैंने चेक बताया, ये जो चेक जो है ये हमारी न्यास मुद्रा के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये एक लेने वाला होता है चेक और एक चेक को देने वाला होता है, तो ये उन दोनों के विश्वास के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ पर सरकार का आदेश मुद्रा जो थी उसके ऊपर सरकार का आदेश था उसके पीछे, लेकिन चेक के लिए हमें सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो न्यास मुद्रा वो मुद्रा होती है जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के विश्वास पर निर्भर करती है, इसके अंदर सरकार की किसी भी प्रकार के आदेश की आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों हमने पढ़ा मुद्रा किसे कहते हैं, वो कोई भी वस्तु जो मुद्रा के काम करती है मुद्रा कहलाती है। इसके अलावा मुद्रा की वैधानिक परिभाषा, मुद्रा की कार्यात्मक परिभाषा। वैधानिक परिभाषा के अंदर हमने पढ़ा कि जो कानूनी तौर पर स्वीकार्य है, जिसके पीछे कानून है, और कार्यात्मक मुद्रा जो मुद्रा के काम करती है, और जो कार्यात्मक मुद्रा है वही हमारी संकुचित मुद्रा भी कहलाती है। संकुचित मुद्रा के अंदर हमने लिखा C+D, यानी कि संकुचित मुद्रा क्या होगी, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, जो बहुत जल्दी ही जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि जो मुद्रा की विस्तृत परिभाषा है उसके अंदर निकट मुद्रा भी शामिल होती है। निकट मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है, वो मुद्रा जिसे कैश में चेंज करने में कुछ समय लगता है, तो वो निकट मुद्रा कहलाएगी, जैसे हमारी FDs वगैरह। इसके अलावा हमने आदेश मुद्रा के बारे में पढ़ा, जिसके पीछे सरकार का आदेश होता है, वो मुद्रा हमारी आदेश मुद्रा कहलाएगी। और न्यास मुद्रा के बारे में पढ़ा, जिसमें प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता दोनों के विश्वास के ऊपर जो आधारित होती है, जैसे हमारे चेक्स। तो ये हुआ हमारा मुद्रा की परिभाषा। आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, अगर अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।